प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारा जो अध्याय है आज का वो है मैथिली शरण गुप्त। इनका संकलित अंश चित्रकूट की राजसभा आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त का क्या स्थान है, क्या महत्व है। इसी पर पहले हम चर्चा करेंगे। हिंदी काव्य में मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 को हुआ था। इनका व्यक्तित्व सहज, इनका शील संपन्न व्यक्ति था, सहज थे ये, और ये सभी के प्रति उदार रहते थे। ये हंसमुख, मृदुभाषी एवं व्यावहारिक थे। इनका स्वभाव था वो हंसमुख था, व्यवहारिक थे, मृदुभाषी थे। भगवान श्री राम इनके आराध्य थे। द्विवेदी युगीन कवियों में गुप्त जी सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे। आप लोग जानते हैं कि हिंदी कविता में दूसरा चरण जो था भारतेंदु युग के बाद वो द्विवेदी युग था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं वैश्योपकारक में प्रकाशित हुई, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी रचनाएं सरस्वती में ही प्रकाशित होने लगी। अपने गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को के मर्यादावादी, आदर्श प्रिय, स्नेहसिक्त, प्रोत्साहन एवं उपदेशों के कारण इन्होंने राष्ट्रीय चेतनावादी काव्य की रचना की। इनकी प्रथम रचना रंग में भंग सन 1909 मानी जाती है। इनकी मौलिक एवं अनुदित काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, यशोधरा 1922, यशोधरा महाकाव्य है। पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत ये भी महाकाव्य है 1931, सिद्धराज 1936, द्वापर 1936, नहुष 1940, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, विरहिणी ब्रिजांगना 1915, प्लासी का युद्ध 1920, मेघनाद वध 1927, उमर खयाम की रुबाइयाँ 1931 तथा वृत्त संहार ये इनकी रचना है, अनुदित और मौलिक। इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतनावादी रहा, जो प्रारंभ से अंत तक कहीं भी खंडित दिखाई नहीं देता है। भारतीय पौराणिक काल एवं प्राचीन भारत के इतिहास की प्रसिद्ध घटनाओं, चरित्रों को लेकर गुप्त जी ने 2 महाकाव्यों एवं 19 खंड काव्यों की रचना की। आधुनिक युग में लुप्त प्रायः प्रबंध काव्य परंपरा का उद्धार गुप्त जी ने ही किया। जो प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा थी, प्रबंध काव्य का मतलब होता है कि ऐसा काव्य जिसमें प्रारंभ से अंत तक एक ही घटना का वर्णन किया जाता है, जिसमें प्रबंधात्मकता होती है, उसको कहते हैं हम प्रबंध काव्य। इसका जो विपरीत होता है वो होता है मुक्तक काव्य, जो आज भी लिखा जा रहा है। 2 महाकाव्यों व 19 खंड काव्यों की रचना करके बदलते युग मूल्यों का गुप्त जी के काव्य पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा, और ये राष्ट्रीय चेतनावादी काव्य की रचना करते रहे। इसलिए इनको
राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, आप सब जानते होंगे। भक्ति काल के बाद इन्होंने ही राम भक्ति की पुनर्स्थापना की, अपितु रामचरितमानस के पश्चात साकेत जैसी प्रबंधात्मक कृति भी हिंदी काव्य को भेंट की। भारतीय इतिहास एवं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का सच्चे मायने में गुणगान गुप्त जी ने ही किया है। खड़ी बोली हिंदी को वास्तविक रूप में प्रतिष्ठित भी गुप्त जी ने ही किया। मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूल आधार भारत भारती, यशोधरा एवं साकेत हैं। ये जो 3 कृतियां हैं, ये इनको सबसे अधिक प्रसिद्धि दिलाती है। भारत भारती में भारत के प्राचीन काल के वैभव का गुणगान, वर्तमान की अव्यवस्थाओं पर दुख प्रकट हुआ है तथा भविष्य को सुधारने के लिए भारतीयों को एक साथ खड़े रहने या होने की प्रेरणा दी गई है। अपनी मातृभूमि के प्रति कवि का प्रेम यूँ प्रकट हुआ है। भारत भारती का कुछ पंक्तियाँ हैं, वो हम पढ़ते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खग बूंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि तो सत्व ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। साकेत पंचवटी, ये जो एक महाकाव्य खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है, पंचवटी खंड काव्य है। इनमें श्री राम की भक्ति भावना के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक मूल्यों की स्थापना की गई है। साकेत में राम काव्य की उपेक्षित पात्र उर्मिला का विरह वर्णन अद्वितीय बन पड़ा है। राम कथा जो लिखी गई थी अब तक मैथिली शरण गुप्त से पूर्व, उन सब में मुख्य पात्रों का ही गुणगान किया गया था, उन्हें ही स्थान मिला था। लेकिन इन्होंने उनके जो उपेक्षित पात्र है, जैसे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला या राम की माता कैकेयी, उनका भी उन्होंने महत्व प्रतिपादित किया। और उर्मिला का विरह वर्णन इस महाकाव्य का सबसे बड़ा आकर्षण है। हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान गुप्त जी बौद्ध, सिख एवं मुस्लिम धर्मों के प्रति भी उदार रहे। यशोधरा, गुरुकुल तथा कला इसके प्रमाण हैं। जयद्रथवध, द्वापर, जय भारत, जय भारत, इसके अलावा ये जो काव्य है, ये जो कृतियाँ हैं, ये महाभारत कालीन इतिहास की झलक प्रस्तुत करती है। इन्होंने 3 गीति नाट्यों की भी रचना की, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनके नाम है तिलोत्तमा, चंद्रहास एवं अनग। इन प्रगीत मुक्तक नाट्यों में गुप्त जी की लेखनी प्रबंध कल्पना की अपेक्षा कम ही निपुण हुई है, अर्थात इनमें इनको इतनी सफलता नहीं मिली जितनी इनको प्रबंध काव्यों में मिली है। सच्चे अर्थों में मानवतावादी स्वर को ही गुप्त जी ने अपने काव्य में राष्ट्रीय चेतना के सूत्र में पिरोया। इसी कारण इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि कहा जाता है।
यह राष्ट्र कवि की उपाधि इनको सन 1936, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है 63 लेकिन है 36, 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रदान की, जो एकदम उचित है। अतः गुप्त जी हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा में मूर्धन्य स्थान को शोभित करने वाले कवि हैं। अब हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें चित्रकूट की राजसभा के बारे में जानेंगे, इसका महत्व क्या है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।